खबर हालात की, हर रोज शबो रोज, सच्चाई कही बात की, हर रोज शबो रोज। आदाब, मैं हूं ज़फ़र आगा और आप देख रहे हैं डीडी उर्दू का खुसूसी प्रोग्राम शब रोज़। नाज़रीन, हम इस वक्त बातचीत करने जा रहे हैं ख़वातीन रिज़र्वेशन यानी वीमेन रिज़र्वेशन के तनाज़ुर में मुस्लिम माशरे में और मुस्लिम ख़वातीन के लिए क्या सूरत हाल हो सकती है, क्या उसका असरात हो सकते हैं। इस मौजू पर हम बातचीत करेंगे अपने एक एक्सपर्ट के साथ। लेकिन इससे पहले कि हम बातचीत करें, आइए देखते हैं एक रिपोर्ट। हजार बार हकीमों ने इसको सुलझाया, मगर ये मसला जन रहा वहीं का वहीं। कसूर जन का नहीं, कुछ इस खराबी में, गवाह उसकी शराफत पे है महू परवीन। इसमें औरत का कोई कसूर नहीं। खराबी की असली वजह वो जागीरदाराना सोच है जिसने खवातीन की तरक्की की राह में हमेशा ही रुकावटें पैदा की। हालांकि बरतानवी दौरे हुकूमत में 1946 के इंतखाबात में भले ही मखसूस लोगों को ही वोटिंग का हक हासिल रहा हो, लेकिन हिंदुस्तान में पहली बार दर्जे फहरिस्त जात के साथ साथ खवातीन को भी इस वक्त रिजर्वेशन फराहम किया गया। इन्हीं इंतखाबात के जरिए विजय लक्ष्मी पंडित और बेगम हबीबुल्लाह जैसी हस्तियां मुंतखब होकर यूपी असेंबली पहुंची। आजादी की तकरीबन 7 दहाइयों के बाद भी खवातीन को उनकी आईनी हिस्सेदारी हासिल नहीं हो सकी है। सियासत में औरतों को नुमाइंदगी दिलाने का मुतालबा कोई हंगामी, जज्बाती या रद्देमल सियासत का पैदा करदा नहीं है, बल्कि एक तारीखी मुतालबे की तजदीद है जिसे आज़ाद हिंदुस्तान में 66 साल के तजुर्बे के बाद हिंदुस्तान की नई नस्ल ने उठाया है। इससे पहले 1974 में औरतों की सूरत हाल जानने के मकसद से तश्कील दी गई एक कमेटी ने सियासी इदारों में उनके लिए जगह मखसूस करने की सिफारिश की थी। 1993 में आईन में 108वें तरमीमी बिल के जरिए पंचायतों में खवातीन के लिए 33% सीटें मुख्तस की गईं, जिसे बाद में 110वें तरमीमी बिल में 50% तक किए जाने की सिफारिश की गई। इसी तरह 2001 में खवातीन को बाख्तियार बनाने की कौमी हिकमत अमली के तहत लोकसभा और असेंबलियों में औरतों को रिजर्वेशन देने की वकालत की गई। तो ये थी हमारी रिपोर्ट और अब चलते हैं अपने एक्सपर्ट डॉक्टर मोहम्मद बदरुल आलम साहब के पास। इनका ताल्लुक़ जामिया मिलिया इस्लामिया से है। आप पॉलिटिकल साइंस में प्रोफेसर और हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट हैं। डॉक्टर साहब, प्रोग्राम में आपका बहुत बहुत खैर मकदम। ये जो वीमेन रिजर्वेशन, औरतों के का ख़वातीन के रिजर्वेशन का मामला है, इसमें इसका एक पॉलिटिकल बैकग्राउंड रहा है और एक पॉलिटिकल इसका माजी है, और वो माजी ये है कि कहा जाता है कि आप पॉलिटिकल साइंस के हैं कि 40s में औरतों के लिए ब्रिटिश दौर में एक कोई सीट्स का रिजर्वेशन होता था। वो क्या सूरत हाल थी, वो क्या सिचुएशन थी उस वक्त? मेरे ख्याल से ब्रिटिश ज़माने से जब वीमेन रिजर्वेशन थी वो बड़ी लिमिटेड फ्रेंचाइज थी, लिमिटेड स्केल पे थी और लिमिटेड एरियाज पे थी। ये यूनिवर्सल नहीं थी। जब आज़ादी हुई, जब हमारी नई कॉन्स्टिट्यूशन बनी, मगर वो थी क्या और क्या उसका प्रोविजन क्या था? ये लिमिटेड इसमें थी, खास करके ब्रिटिश कॉलोनियल पॉलिसी। जैसे विजय लक्ष्मी पंडित, बेगम हबीबुल्लाह ऐसी शख्सियतें इलेक्ट होके आई यूपी के लेजिस्लेटिव काउंसिल में वो उनका रिप्रेजेंटेशन था वीमेन सीट के जरिए। तो ये किस बेसिस पे और इसका प्रोविजन क्या था? इसकी प्रोविज़न मेरे ख्याल से बड़ी एलिटिस्ट टाइप के थे। जो सिलेक्टेड ग्रुप जो थे वीमेन, जो ऑलरेडी काफ़ी एजुकेटेड थे, काफ़ी प्रोग्रेसिव थे, उनको सेटिस्फाई करने के लिए और वो पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूंसी और वो क्लाइंटल ग्रुप को सेटिस्फाई करने के लिए किया गया था। तो बड़ा एलिटिस्ट कॉन्सेप्ट था, लिमिटेड कॉन्स्टिट्यूंसीज, बहुत कम नंबर जी, मतलब ये कॉन्सेप्ट था जी। और तो ये कब तक चला, ये कब से कब तक? ये मेरे ख्याल से अप टू इंडिपेंडेंस चला, लेकिन दैट वाज एन ए वेरी लोअर लेवल। ये कोई ब्रॉड बेस्ड एजेंडा नहीं थी, ये लिमिटेड एजेंडा थी, एक लिमिटेड ग्रुप को सेटिस्फाई करने के लिए अर्बन एरियाज में जो नई औरतें उभर के आ रही। मगर इसके पीछे स्पिरिट ये थी कि औरत को मेन स्ट्रीम से जोड़ा जाए, एग्जैक्टली पॉलिटिक्स से जोड़ा जाए। एग्जैक्टली।
वो अपना फैसला खुद कर सके, ये स्पिरिट ज़रूर थी। मगर फिर ये एकदम से कैसे ख़त्म हो गई आज़ादी के बाद? ये हमको तो कहीं कोई वीमेन रिजर्वेशन का कॉन्सेप्ट नहीं दिखाई देता, औरतों के लिए कोई रिजर्वेशन लेजिस्लेचर्स में या दूसरी जगहों पर नहीं दिखाई मिलता। इसीलिए नहीं हुई कि उसके बाद जब हमारी संविधान बनी, जब कॉन्स्टिट्यूशन बनी, तो हमारे जो B.R. अम्बेडकर जो कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी के ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे, उन्होंने, और जो उस वक्त के जो लीडर्स जो थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल हो, नेहरू हो, मौलाना आज़ाद वगैरह सब हो, तो ये सब इक्वालिटी के बहाने बताया कि माइनॉरिटीज़ तो दे विल बी पार्ट ऑफ दैट। तो इन लोग ज़्यादातर ये दिए शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, OBC वगैरह बाद में, तो उसके ऊपर ज़्यादा स्ट्रेस दिए। उसके लिए संविधान के शुरुआत के बाद से आपको पता होगा, तो तब से SC ST और वो सब ग्रुप को हम लोग ने 15 साल के लिए पहले, वो तो आज़ादी से बहुत पहले से शुरू हो गया था, गांधी जी के ज़माने में, और अंग्रेज़ों ने शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स रिजर्वेशन तो इंट्रोड्यूस 1930s में आ गया था, 35 उससे पहले भी। यस। लेकिन फॉर्मल तौर पर जब हम आज़ादी पा और फिर उसी ट्रेडिशन को आगे जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बढ़ा तो उसको वो किया गया। यानी पहले जो आज़ादी के बाद जो फोकस हुआ वो सोशल ग्रुप्स पे हुआ। दैट्स करेक्ट। जेंडर बेस्ड नहीं था जी। निस्वानी वो उसके लिए कोई काम नहीं हुआ, राइट, औरतों के लिए। जी। क्या वजह थी उसकी? तो मेन बात थी, देखिए तब इतने जो इश्यूज जो आज आ रहे हैं, तो इतना उभर के नहीं आ रही थी तब ज़्यादातर थी कैसे हम सोशल इक्वालिटी मेंटेन करें, कैसे इकोनॉमिक इक्वालिटी मेंटेन करें। अब अलग अलग इश्यूज, जब इंडिया आज़ादी बन गई तब कैसे इंडिया को आगे बढ़ाएं। तो उस वक्त 1950s 60s, और जो हमारे जो लीडर रहे, जवाहरलाल नेहरू 16 साल प्राइम मिनिस्टर रहे, उसके बाद शास्त्री 1-2 साल रहे, इंदिरा गांधी के शुरुआत के ज़माने में, तो इश्यूज जो थे, एक्सटर्नल इश्यूज, इंटरनल इश्यूज बड़े अलग थे, उसके डायनामिक्स अलग थे, इकोनॉमिक्स फोकस ज़्यादा थे। ये बात नहीं थी कि सोशल इश्यूज तरक्की की जाए, तो उसके ऊपर ज़्यादा स्ट्रेस दिया गया, उसके ऊपर ज़्यादा प्रायोरिटी दिया गया। वक्त बदलते ही 70s 80s में तो अलग अलग नए इश्यूज आने लगे, तो वीमेन इश्यूज ऑल्सो बिकेम। और एक चीज़ और भी हमें अंदाज करना होगा कि इसके साथ इंटरनेशनल कॉन्टेक्स्ट को भी देखना पड़ेगा। इवन अमेरिका जैसे मुल्क में 1776 200-250 साल पहले आज़ादी हुई, लेकिन औरतों को वोट्स मिली 1920 पे, 19th अमेंडमेंट। वीमेन वोटिंग ही हुई 150 साल के बाद, आज़ादी के 1920 में हुई, 19वां औरत को अमेरिका में हुई, यूरोप में बहुत से मुल्कों में, जो हम बताते हैं अमेरिका कंट्री है, जो कि आपका लैंड ऑफ लिंकन, लैंड ऑफ जेफरसन, लैंड ऑफ वाशिंगटन, तो वहाँ 1920 पे हुई। तो ये लिहाज से अगर आप देखें इंडिया पे, इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट हम लोग वोटिंग राइट हमारे यहाँ तो बिल्कुल शुरू से मिला है। तो हम लोग कई पहले भी और आज़ादी के फौरन बाद भी, और कभी आप अगर लीडर्स भी देखें, सुचेता कृपलानी देखें, गवर्नर्स देखें, काफ़ी चीज़ पर हम लोग MP MLAs में सरोजिनी नायडू देखें, काफ़ी चीज़ में लोग आगे हैं। और आज के दिन भी आप देखिए, प्रतिभा पाटिल हमारी फीमेल प्रेसिडेंट रही, मीरा कुमार लोकसभा के स्पीकर रहे हैं, इस वक्त हमारी स्पीकर एक अभी देखिए सुमित्रा महाजन भी जो हैं, ये भी फीमेल हैं, हमारी टॉप मिनिस्टर जो हैं। माजी में कोई बड़ा फोकस था नहीं पूरे विमेन सोसाइटी को लेजिस्लेचर से जोड़ने का, ऐसा कोई बड़ा फोकस नहीं था जिसकी तरफ अब ध्यान दिया जा रहा है। राइट। आइए इस तनाजुर में देखते हैं मौजूदा दौर में क्या सूरत हाल है, एक रिपोर्ट इस सिलसिले में। आज़ादी के 66 साल बाद भी खवातीन को बाख्तियार बनाने के लिए हुकूमत में उन्हें 33% रिजर्वेशन देने की बात हो रही है। हालांकि सियासतदानों का एक तबका ऐसा है जो खवातीन बिल की मंजूरी की हिमायत में है, जबकि दूसरा तबका इसकी हिमायत में तो है, मगर खवातीन रिजर्वेशन बिल को इसकी मौजूदा सूरत हाल में पास किए जाने के खिलाफ है। वो समाज के पसमानदा तबकों और खासकर मुस्लिम खवातीन के लिए इस कोटे में कोटा मुख्तस किए जाने की मांग कर रहा है। उसका मानना है कि इस बिल की मंजूरी के बाद बेशतर सीटों पर पढ़ी लिखी और शहरी खवातीन का कब्जा हो जाएगा। कई सियासी जमातों की इसी मुखालफत के सबब हुकूमत इसे ऐवान बाला यानी राज्यसभा से मंजूरी दिलाने के बावजूद लोकसभा में पास न करा सकी। यही वजह है कि पार्लियामेंट समेत मुल्क की तमाम रियासती असेंबलियों में उनके लिए 33% नशिस्तें रिजर्व किए जाने का दरीना ख्वाब शर्मिंदा ताबीर न हो सका। मरकजी वजारत बराए अक़लियती उमूर ने हाल ही में मुस्लिम खवातीन की सूरत हाल में बेहतरी लाने के लिए मुस्लिम वुमेन एम्पावरमेंट नामी मंसूबा चलाया, जिसके लिए 11वें 5 साला मंसूबे में 50 करोड़ की रकम मुख्तस की गई थी। इसके जरिए 2 लाख अक़लियती खवातीन को बाख्तियार बनाने की तरबियत का प्रोग्राम पेश किया जा रहा है।
हुकूमत के इस कदम की सभी लोगों ने सताइश की, ताहम खवातीन रिजर्वेशन बिल से मुसलमानों को अंदेशा है कि इससे सबसे ज्यादा फायदा रईस घरानों और मालो-दौलत से लदे लोगों को होगा। इससे पसमानदा और मुसलमान खवातीन किसी भी तरह मुस्तफीद नहीं हो पाएंगी। आपने रिपोर्ट देखी, अब अपने एक्सपर्ट डॉक्टर मोहम्मद बदरुल आलम साहब से बातचीत करते हैं। डॉक्टर साहब, फिर से आपका खैर मकदम। अब क्या सूरत हाल है? अब ये अभी जो प्राइम मिनिस्टर ने अभी हाल में जो प्राइम मिनिस्टर ने तकरीर की उसमें विमेन रिजर्वेशन के बारे में बहुत ज़ोर दिया। एक अरसे से ये एक प्रॉब्लम बनी हुई है। क्या लग रहा है आपको, ये इस सिलसिले में क्या पॉलिटिकल कंसेंसस बन रहा है? एक आम राय पे लोग आ रहे हैं पॉलिटिकल पार्टीज या नहीं, क्या लगता है? अभी देखिए, जब हम वीमेन रिजर्वेशन की बात बता रहे हैं तो इसके साथ वीमेन एम्पावरमेंट की बात भी आती है। जब वीमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं, इसका मकसद ही यही है। यस, वीमेन एम्पावरमेंट की, लेकिन कई लोगों ने इसको सिर्फ पॉलिटिकल एम्पावरमेंट समझते हैं। मेरे ख्याल से ये सही नहीं है। ये ओनली वन पार्ट इज़ पॉलिटिकल एम्पावरमेंट। मेरे ख्याल से ये सोशल एम्पावरमेंट भी है, इकोनॉमिक एम्पावरमेंट भी, और ये तीनों चीज़ को कंपोजिट वे पे, होलिस्टिक वे में देखना है। ये नहीं कि सिर्फ पॉलिटिकल एम्पावरमेंट है, क्योंकि अगर पॉलिटिकल एम्पावरमेंट देखें कई हिस्सों में इवन 33% जो बता रहे हैं, उसके बाद 33%, उसके बाद भी मेरे ख्याल से औरत देखिए प्रेसिडेंट बने हुए हैं। औरत हमारे नज़मा हेपतुल्लाह, सुषमा स्वराज, उमा भारती, स्मृति ईरानी हैं। पहले भी सोनिया गांधी यूपीए चेयरपर्सन रही हैं, और हमारे मीरा कुमार भी रही हैं। इंदिरा गांधी सेकंड प्राइम मिनिस्टर रही, यस, पावरफुल लीडर, शी स्टेड फॉर 17-16 ईयर्स एज प्राइम मिनिस्टर। तो ये बात नहीं है, पॉलिटिकल एम्पावरमेंट हर लेवल पे बढ़ी है। पंचायत से लेकर आप देखिए, स्टेट असेंबली पे देखिए, गवर्नर, चीफ मिनिस्टर, हर लेवल पे हैं। इससे ख़ास तौर से मुस्लिम माशरे को और मुस्लिम औरतों को क्या फ़ायदा मिल सकता है? तो ये आई थिंक ये चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि मुस्लिम वुमेन को क्या होगा। क्योंकि सोच लीजिए, कल हम 33% दिए या 50% दिए या कुछ भी दिए, तो इसका तो फ़ायदा ज़्यादा उन्हीं को मिलेगा जिनको ऑलरेडी फ़ायदा मिल रहा है, बिकॉज ऑफ एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस या इकोनॉमिक अफ्लुएंस एंड ऑल दोस थिंग्स। इसलिए कुछ पॉलिटिकल पार्टीज़ ने ये डिमांड की है कि आप इस रिजर्वेशन में रिजर्वेशन विद इन रिजर्वेशन होना चाहिए, सोशल कैटेगरी की। तो इसके मेरे ख्याल से माइनॉरिटीज़ में जैसे मुस्लिम्स हैं या पारसीज हैं, जो भी हैं, इनके क्या क्या इश्यूज़ हैं, इनको कैसे हम इम्प्रूव लाएं, इनको कैसे आप जैसे बताएं पहले मेन स्ट्रीम पर लाएं, इकोनॉमिकली कैसे एम्पावरमेंट करें, इनको कल्चरली एम्पावरमेंट करें, इनको कैसे एम्बेडेड करें मेन स्ट्रीम पे। आई थिंक दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चूँकि जो अगर कोई समाज बहुत ज़्यादा पिछड़ा हुआ है तो उसकी औरत और ज़्यादा पिछड़ी, राइट। और अदर थिंग होती है जिसके साथ अदर सोशल इशूज़ जो हमारे हैं, फॉर एग्जांपल डाउरी इशू, दैट्स ए वेरी कॉमन इशू दैट रिलेट्स टू ऑल वीमेन, और मुस्लिम वुमेन भी इसमें अफेक्टेड होते हैं। फीमेल फिटिसाइड, ये बड़ी इशू है। क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स, करप्शंस इशूज़, तो वायलेंस अगेंस्ट वुमेन, हेल्थ केयर इशू, हाउसिंग इशू, आजकल इतना बड़ा, तो ये सब जो इशू हैं, कितना बड़ा ये सब इशू वुमेन भी डायरेक्टली इसमें अफेक्टेड होते हैं, और मुस्लिम वुमेन या माइनॉरिटी वुमेन दे आर आल्सो अफेक्टेड इन पर्टिकुलर। तो ये अलग अलग सेक्टर्स जो मैं आपको बताया, सोशल सेक्टर्स, हेल्थ सेक्टर, इकोनॉमिक सेक्टर, हाउसिंग सेक्टर, तो इसमें कैसे हम वुमेन को कुछ फ़ायदा दे पाएँ, तो आई थिंक दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मेरे ख्याल से पहले जो मनमोहन सिंह के जो यूपीए सरकार रहे, जो अभी जो मोदी सरकार भी आए हुए हैं, इन लोग अभी वादा दिए हैं कि कुछ ठोस इसमें रास्ता लेंगे। मेरे ख्याल से उम्मीद है कि आइंदा 2-4-5 साल में हम देखेंगे। मेरे ख्याल से एक एक स्टेप बाय स्टेप अप्रोच किया जाए, बिल्डिंग ब्लॉक अप्रोच किया जाए, जैसे में कुछ फ़ायदा हो। डॉक्टर साहब, ये जो आप तो पॉलिटिकल साइंटिस्ट हैं, ये अप्रोच जो लगता है ये वाला रिजर्वेशन वाला, टॉप डाउन, यानी पार्लियामेंट फैसला ले ले और उसके ज़रिए औरत का एम्पावरमेंट हो, ये कितना सक्सेसफुल हो सकता है, कितना कामयाब हो सकता है? आई थिंक अगर समाज में अवेयरनेस नहीं पैदा होती और कानून बना दिए जाते हैं तो ये किस हद तक कामयाब होगा या नहीं होगा? आई थिंक टॉप डाउन अप्रोच पे एक फ़ायदा ये होता है, आप ब्रॉड विज़न दे सकते हैं, ब्रॉड डायरेक्शन दे सकते हैं, ब्रॉड एजेंडा सेट कर सकते हैं, लेकिन इसके बाद ये डिपेंड करती है बॉटम अप पे क्या होती है। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूंगा, बांग्लादेश में ग्रामीण बैंक का जो मोहम्मद यूनुस ने जो शुरू किए थे, आपके जो माइक्रो क्रेडिट ऑर्गेनाइजेशन, उन्होंने किया कि गांव-गांव जाकर, देहात सब जाकर, जो औरत देखे थोड़ा बहुत उनके पास कुछ भी स्किल्स नहीं है, चलिए 50 रुपये, 100 रुपये, 200 रुपये, 500 रुपया देके, वो ज़्यादातर औरतों को दिए। तो आहिस्ता आहिस्ता आप जब 200 रुपया दिए, आप कुछ, आपके पास हुनर है, आप कुछ करके लाए, फिर उससे वो रिटर्न किए। आप देखिए माइक्रो क्रेडिट ऑर्गेनाइजेशन जो मोहम्मद यूनुस बनाए, जिसके लिए उनको नोबेल प्राइज़ मिली, 100% रिटर्न हुआ।
तो उसमें वुमेन को काफ़ी फ़ायदा हुआ। अरे ये वर्ल्ड बैंक भी बताती है, IMF भी बताती है, यूनाइटेड नेशंस की जनरल असेंबली भी। मैं चाहता हूँ कि उसी टाइप के कोई एक चीज़ यहाँ किया जाए जो औरत सब कंट्री साइड पे हैं, विलेजेस पे है, जो बैकवर्ड एरिया पे हैं, उनको कुछ कुछ एम्पावरमेंट मिले। आज 100 कमाते हैं, कल 200 कमाएंगे, कल 400 कमाएंगे, कल 600 कमाएंगे। मेरे ख्याल से उसके बाद वो अपने बच्चों को भी अच्छे स्कूल भेज पाएंगे, अच्छे कपड़े पहनेंगे, अच्छे हेल्थ केयर उनकी अच्छी होगी, अच्छे घर बनाएंगे। तो इसमें मेरे ख्याल से अगर 10 औरत 50, एक मोहल्ला, एक सोसाइटी, एक कम्युनिटी करके बिल्डअप करें, यानी मेरे ख्याल इसमें से तो कोई शक नहीं कि लेजिस्लेशन की ज़रूरत है। आप पहले एक कानून पास कीजिए कि औरतों के लिए रिजर्वेशन होगा, लेकिन उसी के साथ ये तो टॉप डाउन वो हो गया वो, और ये ज़रूरी है जैसे हमारे यहाँ पार्लियामेंट में ने बाकी और कानून बनाए और उससे समाज को फ़ायदा हुआ। इसी तरह औरतों के एम्पावरमेंट में ये कानून नहीं आता तो औरतों के एम्पावरमेंट में इस कानून से बड़ा एक मदद मिलेगी। लेकिन जैसा आप कह रहे हैं उसके साथ साथ सोशल अवेयरनेस और समाज में भी अपनी अवेयरनेस पैदा करनी बहुत ज़रूरी है। अब मुस्लिम सोसाइटी में तो ये मसला पैदा हो सकता है कि आप औरत को घर से 4 दीवारी से क्यों निकाल लें, ये प्रॉब्लम आ सकती है। कुछ एलिमेंट इसका आपको लगता है कि इसमें इस किस्म की कोई अपोजिशन हो सकती है? अपोजिशन तो होगी, लेकिन मेरे ख्याल से जब भी कोई शुरुआत करते हैं, कोई एक डायनामिक अप्रोच लेते हैं या कोई प्रोग्रेसिव अप्रोच लेते हैं, कुछ तो अपोजिशन होगी। लेकिन मेरे ख्याल से प्यार से समझाना पड़ेगा कि देखिए औरतों की एडवांसमेंट चाहिए, औरतों को एम्पावरमेंट चाहिए, उनको थोड़ा सोशली और इकोनॉमिकली और थोड़ा एम्पावर करना चाहिए। लेकिन इसके मतलब नहीं कि दिस हैज टू बी एन एक्सक्लूसिव काम हो ही नहीं। राइट, इट हैज टू बी एन इंक्लूसिव अप्रोच एंड यू हैव टू टेक अलोंग विद एवरीबॉडी। सबके साथ मिलके करना है, सबको साथ मिलके माशरे के तमाम हिस्सों के लिए, चाहे वो मुस्लिम औरत हो या नॉन मुस्लिम औरत हो, उसके लिए ये स्टेप या कदम उठाना रिजर्वेशन का ज़रूरी है और उससे उनको फ़ायदा पहुँचे। बातचीत हो रही है ख़वातीन के रिजर्वेशन और उसमें मुसलमानों का क्या रोल हो सकता है और उससे किस किस्म के मुस्लिम औरत को फ़ायदा पहुँच सकता है। आइए निगाह डालते हैं इस रिपोर्ट पर जो मुस्तक़बिल के इम्कानात के बारे में हमने तैयार की। ऐसा नहीं है कि रिजर्वेशन सारे मसले का हल है, मगर इतना जरूर है कि इससे बहुत सारे मसाइल हल हो जाते हैं। रिजर्वेशन इजाबी कार्रवाइयों में सबसे अहम रोल अदा करता है। दर्जे फहरिस्त जातों को मिल रहे रिजर्वेशन से इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। दलित और पसमानदा तबकों को तालीम के साथ साथ सियासत और जिंदगी के दूसरे शोबाजात में किए गए रिजर्वेशन के बंदोबस्त से बिलाशुबा न सिर्फ उनकी नुमाइंदगी बढ़ी है, बल्कि हालात में भी बेहतरी आई है। मुसलमानों को ख़वातीन रिजर्वेशन बिल पर ज्यादा तवज्जो देने की जरूरत इसलिए भी है कि आज अगर मुल्क में उनकी बात सुनी भी जाती है तो वो सिर्फ इसलिए कि उनके वोटों की जरूरत हर सियासी जमात को है। जाहिर है कि जब 33% नशिस्तों का कोटा मुकर्रर हो जाएगा तो कम से कम उन हलकों पर मुसलमानों का वोट बेअसर हो जाएगा। जाहिर है इससे मुल्क की सियासत में उनकी नुमाइंदगी मजीद कम हो जाएगी। ख़वातीन रिजर्वेशन बिल में मुस्लिम ख़वातीन की हिस्सेदारी से ज़्यादा अहम है कि हुकूक से महरूम मुसलमानों के लिए स्कूलों कॉलेजों में दाखिले और मुलाजमतों में उनके लिए कोटा मुकर्रर किया जाए, क्योंकि सच्चर कमेटी की रिपोर्ट के मुताबिक मुसलमान आज भी मुल्क में सबसे ज़्यादा पसमानदा हैं। उसमें मुस्लिम ख़वातीन की तो और भी बुरी हालत है। तो आइए चलते हैं एक्सपर्ट डॉक्टर मोहम्मद बदरुल आलम साहब के पास। डॉक्टर साहब आपका फिर से खैर मकदम। बड़ी गिरा कदर बातें आपने बताई। फ्यूचर कैसा लगता है इसमें? अभी तक तो ये कानून नहीं बन सका है। आपको लगता है कि ये कानून अब बनने की तरफ पेशरफ्त हो रही? मेरे ख्याल से शायद बनेगी, क्योंकि एक देखिए, एक तो अभी जब मोदी सरकार ने बनी है, इनके पास मेजॉरिटी है, ऑलरेडी राज्यसभा में पास हो चुकी है। मेरे ख्याल से कुछ लोग जो मुलायम सिंह यादव समाजवादी पार्टी के या मायावती के बीएसपी या लालू यादव के राष्ट्रीय जनता दल जो अपोज कर रहे थे, अभी इनके पॉलिटिकल कैपिटल्स जो हैं काफ़ी लो लेवल, कुछ पॉलिटिकल पार्टीज ने अपोज किया। मेरे ख्याल से इनके स्ट्रेंथ भी काफ़ी घट गए हैं इस इलेक्शन पे। तो मेरे ख्याल से और जो अभी मौजूदा जो अभी हालात है, अगर ये अपोज भी करेंगे तो इतना कामयाब नहीं होंगे। और दो मेजर नेशनल पार्टीज पार्टीज बीजेपी और कांग्रेस का कंसेंसस है। कर रहे हैं।
तो मेरे ख्याल से ये होनी चाहिए, मेरे ख्याल से, बट दिस इज़ जस्ट ए बिगिनिंग, दिस इज़ नॉट द एंड। ये 33% से होगा, लेकिन जैसे मैं आपको बताया इसके साथ दूसरे चीज़ यानी आपको ये लग रहा है कि इसका फ्यूचर अब डार्क नहीं है, इसका मुस्तकबिल अब अंधेरे में नहीं है इस कानून का कम से कम। राइट, ये कानून मेरे ख्याल से नाउ, जैसे ग्लोबलाइजेशन का हम डिबेट कर रहे थे 1990 पे, इट इज़ लाइक दैट, दिस इज ए इरिवर्सिबल थिंग, ये होगा, अब हो मुझे लग रहा है, इसको रोका नहीं। लेकिन इसके मतलब नहीं कि जो दिस इज गोइंग टू बी ए बिग सक्सेस और हम चुपचाप बैठ जाएं, खामोश बैठ जाएं। फौरन इससे कोई बड़ा इनकलाब नहीं तो पाओगे। इसके लिए स्टेट गवर्नमेंट हो, जितने स्टेक होल्डर्स हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट हो, एनजीओ हो, इंटरनेशनल बॉडीज़ हो, वुमेन एक्टिविस्ट ग्रुप हैं, सब बैठ के सोचना चाहिए कैसे तरक्की करें। बोलना एक आसान होती है, लेजिस्लेशन पास करना वो एक बात होती है, अब उसको कैसे आगे बढ़ाएं, कैसे इसमें वुमेन का सचमुच कुछ एम्पावरमेंट हो, सचमुच कुछ इम्प्रूवमेंट हो, चाहे आहिस्ता आहिस्ता हो, लेकिन इसका टाइम टेबल बताना पड़ा है। इसके मिसयूज भी हो सकती है। एक आपको एग्जांपल दूंगा, जैसे कई जगह पर अभी पंचायत लेवल पे हो रही है मिसयूज, कि कोई लेडीज़ क्या कर रहे हैं, कोई जेंट्स जैसे रिजर्व हो गया कोई पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंसी, तो उनके अपनी वाइफ को या अपनी बहन को या कोई रिश्तेदार को जितवा तो दिया, पंचायत का वो बना दिया, प्रधान बना दिया। तो मेरे ख्याल से एक इसमें कंडीशन डालना चाहिए कि आप अपना क्लोज रिलेटिव्स को नहीं, जैसे हम कोई एग्जाम में क्वेश्चन सेट करते हैं, हम अपना कोई अगर देते हैं, कोई वाइफ या बेटी या देती हैं, हम क्वेश्चन नहीं सेट कर सकते। तो अगर मेरा हस्बैंड, या जैसे एक जज होता है, अपने खानदान का कोई मुकदमा उसके सामने आता है, तो वो उसमें मेरे ख्याल से इसमें नहीं बैठता। वो अंकुश लगाना चाहिए, जैसे कि कोई अगर आपके क्लोज रिलेटिव्स कोई हाई पोजीशन ऑक्यूपाई करते हैं, क्योंकि ये दिस हैज टू बी शेयर्ड बाय एवरीबॉडी। नंबर 2, अगर आप एक बार बन गए, आई थिंक यू कैन नॉट बी री-इलेक्टेड मोर देन वंस और मोर देन ट्वाइस। उसके ऊपर भी ये नहीं कि जो आप बनते जाएं, इवन इफ आप फीमेल हैं। ये जो एक बहस है कि साहब बैकवर्ड में बैकवर्ड, उनको भी एक सब कोटा होना चाहिए, जैसे मुसलमान औरतों के लिए एक सब कोटा हो, इसी कोटे में बैकवर्ड के लिए हो, दलित के लिए हो। ये इसमें ये किस हद तक आपको एज ए प्रोफेसर, एज ए पॉलिटिकल साइंटिस्ट, आपको इसमें ये पर्सनली इसका मैं फेवर में नहीं हूँ, इसीलिए कि घेटवाइजेशन से कुछ फ़ायदा नहीं होती। हो सकता है आपको टेम्पररीली शॉर्ट टर्म रिलीफ मिल सकती है, लेकिन लॉन्ग टर्म अगर आप देखें, फिर आप इट्स लाइक 1 स्टेप फॉरवर्ड एंड 2 स्टेप्स बैकवर्ड। तो इसमें मेरे ख्याल से सबसे बेस्ट ये होगा कि कोalitional स्ट्रैटेजी करें, जैसे मिलीजुली सरकार बनती है, तो आप अपने अदर आइडेंटिफाइड ग्रुप्स जो हैं, माइनॉरिटी ग्रुप्स, टारगेटेड ग्रुप्स, उनके साथ मिलकर क्या क्या इश्यूज हैं दैट यूनाइट अस, क्या क्या चीज़ में हम हाथ मिला सकते हैं, गवर्नमेंट से अप्रोच कर सकते हैं, एनजीओ से अप्रोच कर सकते हैं, अदर स्टेक होल्डर से हम कंसल्ट कर सकते हैं, फ़ायदा हो। क्योंकि अगर हम पैरोकियल एथनोसेंट्रिक सिर्फ मुस्लिम वुमेन के लिए हमें फ़ायदा हो जाए और सब दूसरे से चलो, मेरे ख्याल से ये सही नहीं होगा। इसमें हम लोग को टेम्परेरी कुछ फ़ायदा हो सकती है, लेकिन लॉन्ग टर्म इसमें फ़ायदा नहीं होगा। ये इस किस्म का स्टेप दुनिया में और कहाँ कहाँ हो रहा है? मेरे ख्याल से जहाँ तक मैं जानता हूँ, मैं अमेरिका में काफ़ी साल था, वहाँ अफर्मेटिव एक्शन है, लेकिन वहाँ अफर्मेटिव एक्शन सेनेट में या कांग्रेस में इस किस्म का कोई नहीं। तो वहाँ पर अब आहिस्ता आहिस्ता, जैसे मैं आपको बताऊंगा 1980 पे ये डिबेट आई थी जब मैं अमेरिका में था, तब एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, फेमिनिस्ट ऑर्गेनाइजेशन NOW, नेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ वुमेन, तो वो एक बड़े बैच लगाए हुए थे, घूम रहे थे, वुमेन्स प्लेस इज इन द हाउस एंड इन द सीनेट। मतलब इसका कहने का मतलब है 50s 60s 70s में हाउस, घर के 4 दीवारी पर उनके फैमिली, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वुमेन सीनेटर बने, हाउस मेंबर बने। आप देखिए स्टैटिस्टिक्स अमेरिका का कांग्रेस पे, जो कि 200-250 साल से हुआ है, तो इनके 40 साल पहले अगर कांग्रेस में 10 वुमेन मेंबर थे, आज 30 हैं या 40 हैं, और वहाँ कोई रिजर्वेशन नहीं है। अपने मेहनत करके, अपने पैर में खड़े होकर, अपने दूसरे ग्रुप से कोalitional करके, अपने मेहनत पर, अपने मेरिट पर किए हैं। अगर हिलारी क्लिंटन या कोई फीमेल बनती हैं आगे बढ़ के प्रेसिडेंट, ये नहीं कि जो वो औरत हैं, बिकॉज दे आर द बेस्ट एंड दे आर प्योरली ऑन मेरिट। तो मेरे ख्याल से, मेरे जहाँ तक जानना है कि शायद दुनिया में कहीं ऐसा नहीं है डेमोक्रेटिक कंट्रीज जहाँ पर कि वुमेन रिजर्वेशन है। वही हम जिस पे बात कर रहे थे कि यानी आपके राय में सब कोटे का कोई बड़ी बहस इस वक्त बेकार है। ये जो सब कोटा, माइनॉरिटी सब कोटा, ओबीसी सब कोटा, दलित सब कोटा, विद इन मुस्लिम वुमेन कोटा, ये नहीं होना चाहिए आपके? इन माई ओपिनियन नहीं होनी चाहिए, लेकिन रादर उसके जगह पर ये होने चाहिए कैसे हम उनको एम्पावरमेंट करें, चाहे 50 करोड़ हो, 100 करोड़ का कॉर्पस फंड करें, एक इंस्टीट्यूशन बनाएं, जैसे आपको बताया माइक्रो क्रेडिट ऑर्गेनाइजेशन, या एजुकेशनल फील्ड पे, या हाउसिंग पे, या हेल्थ पे, या मैटरनिटी केयर पे। मेरे ख्याल से
उसी तरीके से आहिस्ता आहिस्ता अगर फ़ायदा हो, क्योंकि खेल सिर्फ कोटा से कुछ आगे बढ़ेगी नहीं, और इसमें दैट विल ऑल्सो क्रिएट लॉट ऑफ बैकलैश अमंग अदर पीपल। तो इसमें कुछ जो लोग हमसे मिलते वो भी मिलेंगे नहीं, तो ये मेरे ख्याल से ये लॉन्ग टर्म के लिए फ़ायदेमंद नहीं होगा। ये नहीं होगा जी। इससे मुसलमान औरत को किस हद तक फ़ायदा हो सकता है, उसका एम्पावरमेंट किस हद तक हो सकता है? आपको एज अ सोशल साइंटिस्ट, एज अ पॉलिटिकल साइंटिस्ट आपको क्या लगता है? देखिए, क्योंकि देखिए एक बात तो ओवरऑल मुसलमान बहुत बैकवर्ड है जी, उसमें औरत और ज़्यादा बैकवर्ड है। हमने तो उसको अगर ये कहा जाए कि वो घरों में आज भी बंद है तो गलत नहीं होगा। इस सूरत हाल में वो बेनिफिट उसको इस रिजर्वेशन का कैसे पहुंच सकता है? देखिए ये डिपेंड करती है। आप अगर देखेंगे, सोच लीजिए जहाँ पर मुस्लिम कंसंट्रेशन ज़्यादा है, 30% 40% आबादी ज़्यादा है, सोच लीजिए आजमगढ़ के बताइए, या रामपुर बताइए है, मुरादाबाद है, रामपुर, ऐसे मुरादाबाद, हजारीबाग, दरभंगा, या केरला का मालापुरम। अगर आप ऐसी डेजिग्नेटेड एरियाज़ पे देखेंगे जहाँ पर कि 30-40% ज़्यादा मुस्लिम कंसंट्रेटेड आबादी है, और उसमें अगर आप कुछ से एरिया को डेजिग्नेट कर दें कि ये मुस्लिम वुमेन के लिए, हो सके कुछ लेडीज़ के लिए कुछ जगह पर सिलेक्टेड वे में उनको फ़ायदा होगा। लेकिन ओवरऑल आप अगर देखेंगे तो मुस्लिम वैसे ही बैकवर्ड रहेंगे, क्योंकि आपको टोटलिटी के ऊपर देखना पड़ेगा, चाहे बिहार हो, यूपी हो, नॉर्थ इंडिया हो, या पैन इंडियन ऑल इंडिया लेवल पे हो। तो हमें ऐसे पॉलिसी बनाना है जबकि पैन इंडियन लेवल पर, जैसे मैं उड़ीसा से हूँ, उड़ीसा में वुमेन मुस्लिम पॉपुलेशन काफ़ी कम है, उसमें मुस्लिम वुमेन पॉपुलेशन और भी कम है। तो वो वुमेन जो है, जो आगे बढ़ने चाहती है, कि ये कुछ अपने इंडस्ट्री करने चाहती है, एंटरप्रेन्योर करने चाहती है, उसको क्या फ़ायदा होगा? ओवरऑल जब तक माशरा, एक सोसाइटी अपने से, वो कोई भी कम्युनिटी की हो, अपने खुद एफर्ट नहीं करेगी, उसको कानून के फ़ायदे भी कम ही मिलेंगे। सही, लेजिस्लेशन, राइट, ये आप कहना चाहते हैं? जी। तो और यानी एक बात, हमारे सोसाइटी, मुस्लिम सोसाइटी को भी औरतों के तरक्की के लिए एक अवेयरनेस पैदा करनी होगी, दैट्स करेक्ट, एक बेदारी पैदा करनी श्योर। होगी। प्रोग्राम में शिरकत का बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने अपने गिरा कदर ख्यालात से हमारे नाज़रीन को नवाजा, इसके लिए हम आपके शुक्रगुजार हैं। ये प्रोग्राम इस हफ्ते यहीं ख़त्म होता है। प्रोग्राम शब रोज़ में अगले हफ्ते हम एक नए मेहमान और नए इशू के साथ फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़।